नमस्कार। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। बिहार की बात के इस एपिसोड में हम चर्चा फिर से बिहार के जमीनी मुद्दे पर करने जा रहे हैं। आप बार बार कहते हैं कि बिहार बुड्ढों का प्रदेश हो गया है। मैं ये सवाल आपसे करूंगी कि आखिर आप ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन उससे पहले एएन पांडे, डॉक्टर एएन पांडे वाली घटना भी मुझे बहुत झकझोर रही है अंदर से। आपने खुद मुझे उनके बारे में बताया। इतने बड़े आई सर्जन की बड़े बड़े डॉक्टर्स उनके शिष्य रहे, और जब बीमार पड़े तो उनको देखने वाला कोई नहीं। अपने कमरे में पड़े रहे। अस्पताल में जब किसी तरह से भर्ती कराया गया, मौत हो जाती है, उनकी लाश लेने वाला कोई नहीं। मुखाग्नि देने के लिए भी उनको इतने दिनों तक इंतजार करना पड़ा। आखिर पूरा मसला क्या है? और ये बुद्धों का प्रदेश मुझे भी अब लग रहा है कि सच में होता जा रहा है। प्लीज आप इसको इलाबरेट करें और बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा देखिए गरिमा जी, डॉक्टर एन पांडे की कहानी हमने कल रात को ही बताई थी कि कैसे है। जी। वे अपने घर में बीमार हुए। पिछले 10 साल से डिप्रेशन में रह रहे थे। उनके दोनों बेटे विदेश चले गए थे। एक बेटे की विदेश में ही मौत हो गई थी और दूसरे बेटे को पिता की मौत के बाद भी आने में 5 दिन का वक्त लगा। और 5 दिनों तक जो लाश है वो ऐसे ही पड़ी रही कि बेटा आएगा, मुखाग्नि देगा। और 5 दिनों के बाद कोई देखने वाला नहीं था अस्पताल में भी, और कोई पूछने वाला नहीं था। जो डॉक्टरों ने देखा, जो किया, जो करना था, जो कर सकते थे वो किया। मतलब कोई नहीं। तो आप इसे क्या कहते हैं? बुड्ढों का परदेसी तो बन रहा है। बिल्कुल। मेवालाल चौधरी, उनके दोनों बेटे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। जब उनकी मौत हुई तब भी कोई नहीं था। मालूम हुआ ड्राइवर ही पहले सब कुछ ले गया। उसके बाद जब नीतीश कुमार ने कोशिश की कि बेटे आकर विरासत संभाले तो बेटों ने मना कर दिया। हम्म। और आपको पता है कि जब बेटे आए तो जो संपत्ति जिसके बारे में जानकारी मिल रही है उसे बेच रहे हैं और अपना अमेरिका जा ही रहे हैं। अमेरिका बस ही गए हैं वो तो, और अमेरिका में ही उनका अब सब कुछ है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं गरिमा जी, बिहार बुद्धों का प्रदेश बनता जा रहा है। और मैंने बिहार की बात के कई एपिसोड्स में इस बात की चर्चा करी। पिछले दिनों एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बड़े ही सम्मानित हैं। उन्हें मेरी इस बात से चिढ़ हो गई और उन्होंने मुझे रात को फोन किया कि क्या आप ये कह रहे हैं बार बार कि बिहार बुद्धों का प्रदेश बनता जा रहा है। मैं उनकी बात सुनता रहा, मैं उनके तर्कों को सुनता रहा, और फिर मैंने अंतिम में सवाल ये पूछा कि देखिए, आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो गलत है। हम्म। मैंने पूछा कि आपकी बिटिया है? बोले हैं। मैं भी जानता हूं उनकी बिटिया को। मैंने पूछा कि आप अपनी बिटिया की शादी बिहार के किसी भी शहर में, पटना को छोड़कर, करना चाहेंगे क्या? अब वो उन्होंने नतमस्तक हो गए, हैंड्स अप हो कर दिया उन्होंने। पूछे ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्यों? अरे आप तो बिहार के हैं, बिहार के शान है, बिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करेंगे भाई बिहार में? तो बोले मेरी बेटी तो दिल्ली में पल भर चुकी, और वो उसने डेवलपमेंट देख लिया, उसने कंपटीशन देख लिया। अब वो कहां जाएगी? सासाराम, नवादा, बेतिया, दरभंगा, मोतिहारी कहां जाएगी? कैसे रहेगी? हाँ? तो मैंने पूछा कि तो ठीक है, अब तक जो आप तर्क मुझे दे रहे थे कि नहीं बुद्धों का प्रदेश नहीं बन रहा है, तो हम्म। आप तो रहेंगे बिहार में, आप राजनीति करेंगे बिहार में, आप जात की बात करेंगे बिहार में, लेकिन आपकी बेटी नहीं रहेगी बिहार में। हाँ? तो बुद्धों का ही प्रदेश बन रहा है ना। हाँ? हो क्या रहा है? देखिए, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल पर देखिए, ये मेवालाल चौधरी और डॉक्टर एन पांडे, देखिए पहले तो हम ये कहते आ रहे हैं और कहते हैं कि जो भी परिवार हंसता खेलता है, और देखिए इसको शिक्षा और रोजगार दोनों से जोड़िए। जो हंसता खेलता परिवार है, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, देखिए प्रत्येक माता पिता की हसरत होती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़े। ठीक है, यदि मेरे पास संसाधन है और हम संपन्न हैं, हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम आईएएस बनाना चाहते हैं, हम और भी कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन जब हम बना देना चाहते हैं और जब हम बना देते हैं तो वो रहते कहां हैं? बिहार में नहीं रहते हैं। और बिहार में रह कौन जाता है? बनाने वाला रह जाता है, माता पिता रह जाता है। हाँ?
और जो बन गया, जिसे माता पिता ने सींचा, अपने कष्ट सहकर बच्चों को आगे बनाया, बढ़ाया, वो बच्चे बाहर चले गए। तो जब यहां माता पिता बीमार होते हैं, माता पिता की अंतिम सांस चल रही होती है, तो उनके समक्ष भी नौकरी की समस्या होती है, उनके समक्ष भी रोजगार की समस्या होती है। तो देखिए, बुनियादी बात तो यही है कि बिहार में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और बिल्कुल। हम इस पर कोई काम करना भी नहीं चाहते, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं करना चाहती। देखिए, जो कोटा जाते हैं बच्चे पढ़ने, हम्म। जो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं बच्चे पढ़ने, जब वे गए तो क्या वो बिहार लौटेंगे? नहीं लौटेंगे। हम्म? हमने किसी भी कॉलेज से अच्छा कॉलेज, खराब कॉलेज, इंजीनियरिंग करा दिया और उसका प्लेसमेंट हो गया, तो क्या वो बिहार लौटेगा? बिहार में तो प्लेसमेंट होना नहीं है, बिहार में तो प्लेसमेंट होना नहीं है, तो क्या बिहार लौटेगा? नहीं लौटेगा। हा? बिहार वही लौटेगा जिसे कहीं प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो खाली मन शैतान का लेकर बिहार आएगा। हा? तो ये जो स्थिति है, ये बहुत ही विकराल स्थिति है, और इस बारे में आपको सोचना होगा। तो देखिए, ये तो देखिए शिक्षित तबके की हम बात कर रहे हैं, जी। और कश्मीर के हमलों ने, जो कश्मीर में बिहारियों की टारगेट किलिंग हुई, हमारी समस्या दूसरी भी क्या है कि देखिए, एजुकेटेड या स्किल्ड जो पर्सन्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो रोजगार का संकट है ही, उनके लिए भी रोजगार का संकट है जो रोजगार करना चाहते हैं, पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन बिहार में बाजार भी नहीं है, तो उन्हें भी बाहर जाना पड़ता है, और बाहर जाकर क्या कष्ट सहना पड़ता है। बिहार में रोजगार क्या बच गया है गरिमा जी? मैं बार बार कहता हूं, रोजगार के नाम पर दो नौकरी है, मास्टर साहब की नौकरी और दरोगा और सिपाही की नौकरी। तो इस नौकरी, और मास्टर साहब की नौकरी भी प्राइमरी स्कूल में और सेकेंडरी स्कूल में ठेके वाली नौकरी, और जो उसमें भी जो लोग बनते हैं वो तो या तो बाहर पढ़ के आते हैं, बिहार का तो कोई पढ़ा दिखता नहीं आजकल, सारे इंजीनियर क्या रहते हैं भरे हुए। नहीं, वो ठीक है, आप इंजीनियर। यूपीएससी और बीपीएससी की बात कर रही है ना। जी, बीपीएससी। हाँ, हम तो बुनियादी रोजगार के अवसरों की बात कर रहे हैं। तो आप मास्टर साहब और दरोगा जी की नौकरी, मास्टर साहब की नौकरी भी ठेके की नौकरी, और उसमें भी वेतन की गारंटी समय पर नहीं, हम्म। नियुक्ति में अनियमितता की बातें अलग। तो ये सरकारी, दो प्रकार की सरकारी नौकरी रह गई। अब बिहार आप में खर्चा 10,000, बिहार में हाँ, खर्चा भी उतना ही ज्यादा, बिजली का बिल ज्यादा दीजिए, सब्जी ज्यादा महंगी खरीदिए, तेल ज्यादा महंगा खरीदिए। देखिए, महंगाई तो दाइन खाई जाता है, तो देखिए पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो नौकरी, सरकारी नौकरी के नाम पर तो आप कितने लोगों को ये नौकरी दे दीजिएगा? नहीं दे पाइएगा। हम्म। और जो आदमी पढ़ता है, देखिए, यदि आपने, मान लीजिए आपने ये फैसला किया कि हमको इंजीनियरिंग नहीं चुनना है, हमको मेडिकल नहीं चुनना है, हमको आर्ट्स में ही कैरियर बनाना है, हमको फील्ड अपना ये चुनना है कि जिसमें हम हायर स्टडी करें और हायर एजुकेशन करें, और फिर हम बड़े संस्थानों में पढ़ाएं, तो आपको बिहार में कहां अवसर मिलने वाला है? परिणाम क्या हो रहा है कि अब लोग आर्ट्स पढ़ने को भी दूसरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो मारामारी होती ही होती है, अब लोग बंगाल जाना चाहते हैं, बिहार नहीं जाना चाहते हैं। लोग सेंट जेवियर रांची जाना चाहते हैं, सेंट कोलंबस हजारीबाग जाना चाहते हैं, पटना कॉलेज और बीएन कॉलेज नहीं चाहते। तो जेएनयू में हम कहा, एडमिशन के लिए मारामारी होती है आर्ट्स के नहीं, लिए। कहा जेएनयू की बात कर रहे हैं? जी। जेएनयू तो खैर, देखिए, जेएनयू के बारे में आप जितना कह लें, आज भी जेएनयू में किसी को मौका मिलेगा तो वो छोड़ता नहीं है। बिल्कुल। जेएनयू और जामिया के बारे में आप निंदा भले कर लीजिए, ये पॉलिटिकल स्टंट होते हैं, तो जेएनयू के बारे में तो खैर बात ही मत कीजिए। तो आपके पास वो भी नहीं रहा, और ये जो पलायन है, यहां रोजगार की, अब देखिए, रोजगार बढ़ा कहां, रोजगार घटा कहां। अभी अभी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट आई है, टिस की एक रिपोर्ट आई है, पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि देखिए किस तरीके से हमारे यहां से प्लान हो रहा है और लोग कहां कहां जा रहे हैं। 2001 से 2011 के बीच में बिहार की आबादी जो भी है, 2001 से 2011 के बीच जो थी,
उसमें 93 लाख लोग, 93 लाख लोग रोजगार के लिए बिहार से पलायन किए। और ये 2001 से 2011 के बीच की आबादी का औसत 9% था। जबकि देखिए पलायन बढ़ता जा रहा है, जबकि 1951 से 1961 तक मात्र 4% लोगों ने बिहार से पलायन किया था रोजगार के लिए। तो हम प्लान कर रहे हैं। और देखिए यदि हम देश के आंकड़े की बात करें कि देश के किसी प्रदेश से जो लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं या दूसरे शहरों में जाते हैं, उनमें कितने प्रतिशत लोग रोजगार के लिए जाते हैं, मतलब प्लान में कितना प्रतिशत रोजगार का प्रतिशत होता है कि हम कमाने जा रहे हैं। तो देश में जो प्लान करने वाले, जो अपने प्रदेश से प्लान करते हैं दूसरे प्रदेश में, उनमें पुरुषों में जो जो देश का आंकड़ा है, 24% जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, वो रोजगार के लिए प्लान करते हैं। लेकिन बिहार से जो प्लान होता है उनमें 55% लोग ऐसे होते हैं जो रोजगार के लिए ही प्लान करते हैं। तो रोजगार के संसाधन कम होते जा रहे हैं। बिहार में कुछ नया हो, मैं बार बार कहता हूं, बिहार के साथ केंद्र सरकार भी छल कर रही है। और बिहार में आधारभूत संरचना का विकास हो, इसके लिए राज्य सरकार का भी ध्यान नहीं है। 2,18,000 करोड़ रुपए का बजट है बिहार का 2021-2022 का। और आप बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की, आप बात करेंगे कि औद्योगिक नीति हम बनाते हैं, और इस 2,18,000 करोड़ में मात्र 1,258 करोड़ 1,258 करोड़ रुपए उद्योग विभाग का है। आप सोचिए क्या करना चाहते हैं। इन 1,258 करोड़ रुपयों में भी जो अधिकांश पैसा होगा वो इस्टेब्लिशमेंट पर, तनख्वाह पर खर्च हो रहा होगा। तो आपकी पॉलिसी ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की नहीं है, क्योंकि आप कह देते हैं लैंडलॉक स्टेट है। लेकिन देखिए लैंडलॉक स्टेट बहुत सारे रहे हैं और उन्होंने तरक्की करी है। तो हमारे यहां रोजगार के संसाधन कम, आप कहें कि रोजगार तब भी तो कुछ लोग कर रहे हो। हाँ, अब तो देखिए, जैसे आपने देखा कि श्रीनगर में गोलगप्पा वाला मार दिया गया। आप किसी दिन निकलकर देखिए, रिक्शा चलाने वालों का रोजगार भी खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हवा हवाई आ गया, हवा हवाई आ गया। और जो मेहनत कश रिक्शा मजदूर है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो लाखों रुपया खर्च करके हवा हवाई खरीद ले। तो रोजगार के नए साधन हवा हवाई से कम क्रिएट हुए और अधिक चले गए। अब देखिए बेरोजगारी ज्यादा हो गई। अब देखिए यदि हम बात करेंगे कि बिहार में, देखिए बिहार में एक रोजगार अभी बढ़ा है और कम पूंजी में, वो है लाल पानी की होम डिलीवरी। ये शराब की होम डिलीवरी। देखिए जब आपके पास बेरोजगारी होगी, गरीबी होगी, बेकारी होगी, तो नाजायज धंधे भी अधिक होंगे। तो कहने के लिए बिहार में शराबबंदी है। देखिए मैं शराबबंदी के पक्ष में हूं, लेकिन पूर्ण पक्ष में हूं, सख्ती के साथ पक्ष में हूं। और आज हकीकत यह है कि शराब जिसे चाहिए उसे मिलती है, अधिक कीमत पर मिलती है, होम डिलीवरी है। और होम खबर पढ़ते हैं, यहाँ शराब वहां शराब, बहुत नहीं। देखिए शराब की बरामदगी की कहानी तो एक अलग ही कहानी होती है। वो कहानी कभी आपको बताएंगे। मैं बस एक, मतलब इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आपने बहुत सारी खबरें की थी कि हरियाणा से पकड़ कर लाए गए, पंजाब से पकड़ कर लाए गए। देखिए पकड़ कर लाए गए, देखिए ये जो शराब का जो धंधा है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है। पकड़ कर ले आए आप, आपने कहा कि ये करोड़ों की शराब जो है बिहार में भेजा करते थे, इनका सप्लाई सिस्टम था, जो उनकी चेन थी उसको आपने तोड़ा क्या? जो इस अवैध धंधे की कमाई से वो उन्होंने करोड़ों रुपए अर्जित किया, वो बरामद किया क्या? हाँ, कहां से पैसा आता था, कहां से जाता था, किसके पास जमा होता था, कभी आपने पता किया क्या? उनको लाकर पकड़कर केवल जेल में डाल दिए और अखबारों में खबर छपवा ली, बस इतना ही काम रहा। लेकिन देखिए आर्थिक अपराध में जब तक जो आरोपी है उसके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त नहीं करेंगे,
उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। बिल्कुल। तो शराब की होम डिलीवरी, मैंने खबरों के पीछे के एक एपिसोड में बताया था कि किस तरीके से सिवान और गोपालगंज में गांव गांव में जो शराब सिंडिकेट है, मोटरसाइकिल बांटकर नए लड़कों को शराब की होम डिलीवरी और शराब को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जो व्यवस्था है उसे सुनिश्चित कर रहा है। और मैं आपको कह देता हूं, जिस दिन यह आप इतिहास पढ़िएगा, शराबबंदी का इतिहास है कि जब कभी शराबबंदी खत्म की गई है, पहले शराबबंदी के दौरान एक नया सिंडिकेट बनता है, और शराबबंदी जब खत्म होती है और शराब मार्केट में मिलने लगती है, तो ये लोग जो बेरोजगार होते हैं वो एक नया अपराधी गिरोह, बड़ी संख्या में अपराधी गिरोह तैयार हो जाते हैं। तो खैर, हम लोग शराब पर चले आए, बुड्ढों के प्रदेश पर बात कर रहे थे। तो देखिए, नियति, बिहार के लोगों की नियति, आप किसी दिन टहलते हुए जू चले जाइए, लोग जाते हैं सुबह की सैर के लिए और जी। शाम की सैर के लिए। आप इको पार्क चले जाइए, मैं आपको कह रहा हूं, वहां बड़े लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी, आप उनसे सिर्फ पूछिए कि आपके बच्चे कहां हैं, तो बताएंगे मेरे बच्चे बॉम्बे में हैं, मेरे बच्चे कनाडा में हैं, मेरे बच्चे पुणे में हैं, मेरे बच्चे दिल्ली में हैं, मेरे बच्चे कलकत्ता में हैं। तो क्या वो लौट कर आएंगे? सीधा सा जवाब मिलेगा, क्यों लौट कर आएंगे? यहां करने को क्या है? देखिए, अपवाद हर जगह होता है, अपवाद की हम बात नहीं कर रहे हैं। वो कहेंगे कि यहां करने को क्या है। तो आप जब उनसे पूछेंगे कि ऐसे में तो आप अकेले हो गए, माता पिता, फिर उनकी आंखों में जो आंसू दिखाई पड़ेगी ना आपको, वह आपको डरा देगी। हाँ? और वह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि इनके भीतर का गम क्या है। देखिए, कोई भी अपने बेटा बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहता है, लेकिन बेटा बेटी दूर क्यों जाता है? यदि उसे अपने यहां अवसर न मिले। मैंने कहा ना कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में, देखिए, अब तो इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेना बहुत ही आसान। और छोड़ दीजिए, आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जो पत्रकार हैं, मैक्सिमम पत्रकार आपको बिहार के मिलेंगे, मतलब बड़े बहुत बड़ी चैनल। संख्या, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन बिहार में एक खुर्शीद अहमद हैं, एडवांटेज मीडिया के संस्थापक हैं, उन्होंने पहली कोशिश शुरू की थी कि बिहार में ही मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू कराई जाए। हाँ, तो बड़ा ही बढ़िया कॉलेज खोला, और सब कुछ मतलब सर्वगुण संपन्न था, साधन संपन्न था, बड़े बड़े चेहरे थे उसमें और प्रोफेशनल लोग थे। लेकिन जब सवाल आया कि प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट कहां हो? हाँ? तो दिल्ली में दिल्ली के ही कॉलेज के लड़के यहां से वहां परेशान हैं, तो बिहार के कॉलेज के लड़कों को दिल्ली वाला कहां लेगा? हुँ? आज भी देखिए, बिहार में एमईटी है, एमईटी जहां भी बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, आप सोचिए ना, एमईटी है या कोई दूसरे संस्थान है, आईएमएस है, जो भी हैं, इन्हें यदि प्लेसमेंट दिलाना है तो कहां प्लेसमेंट दिलाएंगे? बिहार में कोई है अपॉर्चुनिटीज? नहीं है। हाँ? 10-10 लाख रुपए लोग क्या बोलता पत्रकारिता की पढ़ाई के नाम पर ले लेते हैं, क्या पढ़ाते हैं भगवान मालूम, समझे? लेकिन बिहार में रोजगार है ही नहीं, और रोजगार नहीं है तो बच्चे बाहर जाएंगे और वो लौटेंगे नहीं, और यहां बुद्धों का प्रदेश ही होगा। और दूसरा, जब खाली मन होगा, मैं बार बार कहता हूं, खाली मन शैतान का। बिल्कुल। तो जब खाली मन शैतान है, लोग कहते हैं कि बिहार में जाति सब खत्म नहीं होगी क्या? अरे कैसे खत्म होगी? मन में शैतान है, मन में काम है नहीं। काम में आप व्यस्त रहेंगे तब ना। दिल्ली और पंजाब में कोई कहता है क्या कि आप भूमियार हैं कि चमार हैं, आप ब्राह्मण हैं कि राजपूत हैं, कि आप जादव हैं कि कुर्मी हैं? कहता है बिहारी हैं। हाँ? आपने देखा ना अभी श्रीनगर में जो हमला हुआ, किसी ने पूछा क्या कि वो कौन जात का था? बिहारी था।
और हम लोगों ने आवाज भी उठाई बिहारी के लिए। तो इसीलिए देखिए, डॉक्टर एन पांडे की जब कहानी आई, इतने बड़े डॉक्टर, मैंने देखा है कि रात रात भर लोग लाइन लगाए रहते थे, सुबह मेरा नंबर लग जाए। और जब गए तो 5 दिन तक लाश ऐसे ही पड़ी रही। सोच सकते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है गरिमा जी। इस पर हमें और आपको, समाज को जागृत करते रहना चाहिए कि कैसे, और सरकार को भी जगाते रहना चाहिए कि बुद्धों का प्रदेश। आप देखिएगा, किसी भी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है बिहार में, वो कोई जवान है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं है ना। तो सोचेंगे कहाँ। तो इस मुद्दे पर मुझे लगा कि आज बात की जानी चाहिए, इसलिए मैंने ये बात की है। बिल्कुल बुद्धों के प्रदेश वाली बात तो बिल्कुल सही है। और ये चीज जो है मुझे लगता है कि द्विपक्षीय है। केवल जो लोग अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं या फिर जो बच्चे लौट के नहीं आ रहे हैं उनका भी दोष नहीं है, दोष सिस्टम का है। दोनों तरफ से बात हो रही है। अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ पर लौट कर आएंगे नहीं। तो बिहार की बात के इस एपिसोड में हमने जो बात की है उस पर आप जरूर गौर करें, सोचे कि कहाँ पर सुधार करने की जरूरत है। आप अपने स्तर पर भी लोगों को जागृत करने की कोशिश करें और सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार इस पर सोचे और अपॉर्चुनिटीज यहाँ के लोगों को दे, ताकि यहाँ के जो गुणवान लोग हैं वो अपने गुण से बिहार को सीख सके, यहाँ के लिए काम कर सके। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।